हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हम स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके टर्म 2 एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि इनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में हमें किस तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं भी बोर्ड इवेल्युएशन के करेक्शन के लिए जाती हूँ, तो उस वक्त पे हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि कहाँ पर मार्क्स डिडक्ट करना चाहिए, कहाँ पर एक मार्क्स मिलना चाहिए बच्चों को, ये सब चीजें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ही बताऊंगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and the molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl solution. The conductivity of 0.1 mole liter 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन जो है यहाँ पर दी गई है। और स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस जो यहाँ पर पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस देखिए, मैंने यहाँ पर ईयर स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जब भी कोई हमारे पास में ऐसा न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल में आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब देखिए, गिवन क्वांटिटीज जो है हमारे पास में वो दी हुई है। सबसे पहले तो हमें दिया है आर। आर मतलब रेजिस्टेंस दिया गया है। कितना है रेजिस्टेंस? 100 ओम। ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। उसके बाद में हमें कंसंट्रेशन दिया गया है। कंसंट्रेशन जो है वो दिया गया है हमें 0.1 मोल पर लीटर, मोर पर लीटर केसीएल के बारे में हमें दिया है। ठीक है, ऑफ केसीएल। ठीक, अब देखो, अगर हमारे पास में ये दो वैल्यूज है तो हम सबसे पहले किस चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, है ना। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम सबसे पहले? के की वैल्यू जो है, कपा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि 1/r इंटू 1/a हो जाएगा ये। ठीक है, तो कपा की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें दी गई है। कपा की वैल्यू देखो यहाँ पर दी गई है, कितनी है ये? द कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल सॉल्यूशन यहाँ पर दी है 1.29। तो मैंने यहाँ लिख लिया 1.29 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब ये देखो 1 अपॉन कितने ओम्स दिया गया है हमें? 100 इंटू एरिया जो है ये हमें नहीं पता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, काफी सिंपल है ये, तो हमें 1/a का आंसर जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया हमारा इस चीज का आंसर। अब हमारे पास में एक और जो वैल्यूज दी गई है, उस वैल्यू में अगर हम देखें तो जैसे कि एक और हमें वैल्यू दी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन, जो हमें कप्पा की वैल्यू निकालना है वो कितना है? 1/r इंटू 1/a। तो इस सिचुएशन में देखो, सेकंड में जो है 550 ओम दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर 550 ओम्स लिखूंगी। सो इनटू 1/a की वैल्यू अभी हमने यहाँ कैलकुलेट की है, तो ये हो जाएगा 1.29। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब यहाँ पर आंसर जो आएगा, है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और तो जो आंसर आएगा उस आंसर में यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये देखो बेटा, ये हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और इसमें ओम में दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसको कैसे करती हूँ 2.48 और यहाँ पर इंटू 10⁻² भी होगा। आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 2.48 इंटू 10⁻³ अब देखिए, कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा आपको अपने मन से करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में हमारी मोलारिटी जो है वो है 0.02 मोल पर लीटर, और ये किसका है? केसीएल सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारा फाइनल, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे कंडक्टिविटी, हमने निकाल ली है।
ठीक है, देखो आप यहाँ पे ये जो कंडक्टिविटी जो आई है वो ये हमारी कंडक्टिविटी है जो हमें पूछा गया है फर्स्ट आंसर। अभी हम सेकंड आंसर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड आंसर में हमसे क्या बोला गया है, मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया। कप्पा की जो वैल्यू आई है वो है 2.48 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ पर मोलारिटी जो है 0.02 गई और हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस। आप इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस न्यूमेरिकल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई 2018 एंड 2020। ठीक है, ये सी सेट में आया है और साथ में आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये जो दिल्ली के क्वेश्चन पेपर में भी ये जो है यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है। ठीक है, एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को हमें सॉल्व करके आंसर करना है। ठीक, इस डायग्राम को हम चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो है क्लैरिटी हो जाए कि इसमें क्या पूछा गया है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि कंसिडर फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स्थ गिवन बिलो। अभी हमारा फिगर क्या कह रहा है वो देखो, एक फिगर दिख रहा है जो कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो डायग्राम जो दिया गया है ये एक हमारे गैल्वेनिक सेल का डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि रीड्रॉ द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना, रीड्रॉ करने के लिए बोला है। तो हम देख सकते हैं कि बेटा ये जो है इस तरफ का जो है इसे हम कहेंगे एनोड और यहाँ पर जो है वो होता है हमारा कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एनोड है, ये कैथोड है, बीच वाला सॉल्ट ब्रिज हमें बताया गया है। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट वो हो रहा है फ्रॉम जिंक टू सिल्वर, है ना। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जिंक टू सिल्वर में मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इज द सिल्वर प्लेट द कैथोड और द एनोड। तो जैसे उन्हें अभी बताया था, हमेशा इसके लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे होता है वो हमेशा से कैथोड होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो सिल्वर प्लेट जो है इट एक्ट एज अ कैथोड। ये किसकी तरह वर्क होगा, एज अ कैथोड वर्क होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट विल हैपन इफ द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड। अगर आपने सॉल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया है ना, किसी भी सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर सॉल्ट ब्रिज रिमूव हुआ है तो वो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो हम सिंपली लिखेंगे द सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल विल स्टॉप वर्किंग, सेल जो है काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है व्हेन विल द सेल स्टॉप फंक्शनिंग। सेल कब स्टॉप फंक्शनिंग कर सकता है कि जब भी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इनॉट सेल इज इक्वल टू 0। जब भी इनॉट सेल की वैल्यू 0 होगी वो सेल जो है फंक्शन करना बंद कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना कि सेल डिस्चार्ज हो गए हैं, तो सेल डिस्चार्ज कब होते हैं, जब उसकी वैल्यू जो है इनॉट सेल जो है 0 हो जाता है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे बोला गया कि how will concentration of Zn2 positive ions and Ag plus ions be affected when the cell functions। तो हम कहेंगे कि जब सेल फंक्शन हो रहा है तो उनके कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन होता है ना, किसका कंसंट्रेशन होता है, द कंसंट्रेशन of Zn2 positive ions, the concentration of Zn2 positive ions will increase। ये क्या होगा, हमेशा से इंक्रीज होगा। एंड concentration of Ag plus ions जो है वो क्या होता है, will decrease, ये हमेशा से डिक्रीज होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, how will the concentration of Zn2 positive ions and Ag plus ions be affected after the cell becomes dead। जब सेल डेड होता है, अब देखो सेल डेड कब हो सकता है, when E सेल जो है, E सेल इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में
हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम ये क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम ये पहुंच चुका है। और जब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका रहता है तो उसका कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Ag प्लस आयंस जो है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Ag प्लस आयंस विल नॉट चेंज। ये जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसका चेंज कंसंट्रेशन नहीं होगा। सो स्टूडेंट, आपको 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसको आप आराम से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, पहले आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप अगर कोई भी डाउट है तो उसको ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। इसके बाद में आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, देखो थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 into 10 to the power 4 मोलार मिथानोइक एसिड इज 5.25 into 10 to the power -5 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। और ये बेटा देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें दी गई है और साथ में ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। हमेशा जब भी हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो क्वेश्चंस इसके पहले पूछे गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन क्वेश्चंस को ज्यादा चांसेस होते हैं फिर से दोबारा पूछने के लिए, ठीक है। तो कंडक्टिविटी दी गई है, मतलब कप्पा की वैल्यू दी गई है। कितनी है कप्पा की वैल्यू? 5.25 into 10 to the power -5, ठीक है। उसके बाद में हमें कंसंट्रेशन दिया गया है, मोलार कंसंट्रेशन दिया गया है। मोलार कंसंट्रेशन कितना है इसका? 2.5 into 10 to the power -4 दिया गया है। अब चलिए अब देखते हैं, अब हम यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मोलार जो है इसकी बात करती हूँ। मोलार जो इन्फिनाइट वॉल्यूम जो होता है उसके ऊपर लिखेंगे हम। तो इसको जो है मोलार कंडक्टेंस जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा HCCO नेगेटिव प्लस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है वो है 50.5 प्लस हमें इसकी भी वैल्यू दी गई है वो है 349.5। इट मीन्स टोटल जो आ रहा है हमारा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अगर मोलार कंडक्टेंस निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? 1000 इंटू कप्पा अपॉन उसका कंसंट्रेशन जितना भी है। सो 1000 हमने ले लिया, कप्पा की वैल्यू हमने ले ली 5.25 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन मोलार कंडक्शन कितना है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे बेटा, ठीक है, इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तब देखो इसका फाइनल आंसर मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये काफी इजी है। कैसे इजी है? देखो ये 1000 कर लिया हमने, यहाँ पर हमने 5 to 5 कर लिया है और फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू ये हो गया जाएगा 2.5 इंटू ये हो जाएगा 100। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा सीधा सीधा। आप जब इसको फिर सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आता है इसका 210 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हमसे बोला गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला ये होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू कितना हो गया है? ये हमारा मोलार कंडक्टेंस अपॉन जो है जो गिवन वॉल्यूम का मोलार कंडक्टेंस होगा वो लिखना पड़ेगा। तो अभी कितना आया हमारा? 210 अपॉन यहाँ पर देखो ये कितना आया है? 400। तो हमने यहाँ 400 लिख लिया है। फिर हमारा आंसर जो आ रहा है वो है 0.525, ठीक है। और मोलर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है ये हमेशा से जो है परसेंटेज में बताई जाती है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट और ये आ जाएगा यहाँ पे 52.5%। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाती है तो उसके इंडिविजुअल मार्क्स जो है वहां पर बताए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हमें जो है ये परफॉर्म करना रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी।
होप आप सभी उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे भी और करेंगे भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमें केवीएस में भी ये पूछा गया है, साथ में सैंपल पेपर जो है सीबीएसई 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, आपसे आपसे बोला गया है कि सॉल्यूशंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्यूशंस ऑफ two electrolytes and that one is A and B. A and B are diluted, इन दोनों सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया है और हमसे बोला गया है कि इसका जो मोलार कंडक्टेंस जो है ऑफ B increases 1.5 times while A increases 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? Justify your answer. तो अब देखिए हम अपने आंसर को किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले तो देखो जब आप इसको पढ़ते हो तो मैं पहले आंसर बताती हूँ, फिर इसका रीजन भी बताऊंगी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हम कहते हैं कि B इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये B क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। B एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब B स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, जब आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो तो इट मीन्स ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस, does not change, the number of ions does not increase, the number of ions does not increases, only mobility of that ions, only mobility of ions increases, only mobility of ions increases, right? Only mobility of ions increases. Therefore value of this molar conductance at infinity dilution therefore increase in, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, therefore क्या हो रहा है ये, therefore increase in molar conductance is small, therefore increase in molar conductance is small। और इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोलार कंडक्टेंस जो है, हमने कहा मोलार कंडक्टेंस ऑफ B इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स, जबकि A का कितना हुआ है, 25 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसी बेसिस पे हमने ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया है कि आपको सभी में जो है यहाँ पर पूरे वो न्यूमेरिकल समझाओ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के पास। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर एंड लेंथ दी गई है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टेंस। तीन चीजें जो है हमें इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो अभी अगर हमें रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो वैल्यू ऑफ A कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। R जो है हमें दिया गया है यहाँ पर, और R जो है वो है 0.5 और यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने 0.5 का स्क्वायर ले लिया, तो आंसर जो आएगा हमारा वो होगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब देखो अब हमसे क्या बोला गया है, रेजिस्टिविटी। क्या बोला गया है हमसे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, R इंटू ए अपॉन एल। जब R इंटू एल होता है तो R कितना है, 5.55 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 3। A कितना आया है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 0.785 डिवाइडेड बाय L कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। L कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर R हमने यहाँ से लिया था, हाँ ध्यान से रखिए, R हमने यहाँ से लिया था।
तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे बेटा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ, बट आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए कि क्या ये आंसर उतना ही आ रहा है या फिर नहीं। तो 87.135 जो है ओम सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। उसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं कप्पा मतलब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम सिंपली इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। सो हम रेजिस्टिविटी का इनवर्स हमने ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 87.135। तो हमारा फाइनल आंसर, मैं फिर से यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आपको जो है खुद सॉल्व करके देखना है। और लास्ट में हमसे पूछा गया है मोलार कंडक्टेंस, तो मोलार कंडक्टेंस का यही फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलार कंडक्टेंस जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो हमने 1000 ले लिया, कपा की वैल्यू जो आई है 0.01148 हो गई है, अपॉन उसका कंसंट्रेशन कितना है, देखिए कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन में दिया गया है, वो है 0.05। तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा 229.6 Simon centimeter square. Nernst equation and EMF of the following cells at 298 Kelvin. तो आपको क्या करना है कि इंडिविजुअली सभी का नर्स्ट इक्वेशन लिखना है। और बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है दिल्ली 2017 में, और ये जो है फॉरेन एग्जाम, इट मीन्स होता है कि जो हमारा आउटसाइड में भी अदर देन दिल्ली के अलावा जो भी होता है एग्जाम, तो उसे कहा गया है फॉरेन एग्जाम। तो वहां पर भी ये हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है कि ई सेल इज इक्वल टू, हम ई सेल निकाल रहे हैं जिसमें क्या होता है ई नॉट ऑफ कैथोड, हम यहाँ पर लिखेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और उसके बाद में होता है माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा n, देन लॉग ऑफ यहाँ पर होता है एनोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, और सेकेंड इसमें आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ठीक है। तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करते हो उसके बाद में आप आराम से जो है जब वैल्यूज पुट करोगे तब इसका वैल्यू ऑफ ई सेल जो है वो निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पर जैसे कि हमें नर्स्ट इक्वेशन कहा गया है लिखने के लिए, तो मैं इसी इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। तो इसमें कैथोड कौन वर्क कर रहा है, एज अ कॉपर कैथोड वर्क कर रहा है, इसीलिए हमने ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने यहाँ लिखा, उसके बाद में हम एनोड का लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर माइनस 0.0591, अब n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों की जब रिएक्शन आप ही देखोगे तो 2 जो है आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, n मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व मतलब कैसे होगा, देखो इस रिएक्शन को जब आप देखते हो तब हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में, मतलब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो हम देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा, लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, हमेशा से याद रखो एनोड जो रहते हैं वो लिखे जाते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो बेटा, यहाँ पर हम एक याद रख सकते हैं लोन। लोन का मतलब क्या हुआ है, लोन का मतलब होता है कि L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर लेफ्ट पे जो भी है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड होंगे, और यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो लोन की तरह हम याद रख सकते हैं और इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड कौन सा है, मैग्नीशियम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.001, और फिर नीचे आएगा कैथोड, कैथोड में कितना है, Cu2 पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं 0.0001, और ये हुआ हमारा नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। और इसी तरीके से हम, अगर हमारे पास में वैल्यूज अगर दी गई है तो हम इसका EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर, मैं आपको सेकंड भी करके दिखाती हूँ, यहाँ पर आप इसका भी जो है नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं।
नर्स इक्वेशन किस तरीके से लिखना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आयरन दिया है और साथ में प्लैटिनम मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है। ये किसका है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE के बारे में बात की गई है। अगर मुझे इसका लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ई सेल इज इक्वल टू, फिर देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड पे है मतलब यही ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यही एनोड है और ये भी निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ई सेल इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख सकते हो या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ई नॉट ऑफ हमारे पास कैथोड कौन सा होता है? H प्लस एंड H2 का कैथोड हो गया, माइनस एनोड में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एनोड में हम आयरन का लिख लेंगे कि Fe2 पॉजिटिव है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe में। ये हो गया माइनस 0.0591 अपॉन, अब देखो यहाँ पर n की जगह कितनी वैल्यू आती है इसमें, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो भी आएगी 2। फिर हम लिखते हैं लॉग ऑफ कंसंट्रेशन किसका आ जाएगा? Fe2 पॉजिटिव आयन का अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का, और यहाँ पर आएगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है H2 लिखा हुआ है इसीलिए उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आप इसमें वैल्यू जो है इसकी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पे हम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.001, और यहाँ पर H प्लस का कितना कंसंट्रेशन दिया गया है? 1 बार, तो हम ये 1 का स्क्वायर कंसंट्रेशन 1 बार नहीं, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो दिया गया है या जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन जो दिया गया है वो है 1 मोलारिटी का, तो मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसके भी आप आंसर सिमिलर वे में लिख सकते हैं। जब आप इसके आंसर सिमिलर वे में लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो है लिखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नर्स इक्वेशन जो है हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए कि नर्स इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। और ये भी आप देख सकते हो बेटा, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो एक दिल्ली में भी पूछा गया और साथ में ऑल इंडिया जो लेवल पे जो क्वेश्चन हुआ था उसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा गया है? हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि डेल्टा G नॉट मतलब गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे हम फर्स्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अब आप अगर सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट वैल्यू देखना है तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे रिएक्शन हो कैसे रही है। जब तक आप ये नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आप क्या देख सकते हो कि ये जो क्रोमियम जो है देखो ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो पहले मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको बैलेंस भी कर लेते 2Cr। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0, इसका +3 है, सो +3 × 2 कितना हो गया? 6, इसीलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कैडमियम का। तो जो ये कैडमियम मतलब 2 पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम में, तो ये भी कितना है? 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स का है। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब हम इनॉट सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, और बेटा देखो इनॉट सेल के लिए जो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वैल्यूज दी होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यूज इन्होंने नहीं दी है। जो ये वैल्यूज जो है ये इनॉट सेल की हमें वैल्यू दी होनी चाहिए। जैसे कैडमियम की जो है, कैडमियम की इसकी वैल्यू जो है वो है -0.40, और जो हमारा ई नॉट क्रोमियम का जो रहेगा उसकी वैल्यू भी आपको बेटा देखो ये सब वैल्यूज हम मेमोराइज तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये हमेशा से क्वेश्चन में ही दी होनी चाहिए।
ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो इसको इनकम्प्लीट क्वेश्चन भी कहा जाएगा। इनकम्प्लीट क्वेश्चन कहा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। हो सकता है कि यहाँ प्रिंट जब ये हुआ है उसमें ये वैल्यूज नहीं आई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ दे दी है, आप इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिए। तो इनॉट सेल अगर मुझे निकालना है तो मैं सिंपल सा लिखूंगी इनॉट कैथोड माइनस ये हो जाएगा इनॉट एनोड, इनॉट कैथोड एंड इनॉट एनोड हो जाएगा। अब इनॉट कैथोड जो है, कैथोड यहाँ पर कौन है देखो, कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेनिंग, तो ये कैडमियम जो है यहाँ कैथोड है, तो यह माइनस 0.40 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एनोड का कितना है माइनस 0.74। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है प्लस 0.34 वोल्ट। कितना आया, प्लस 0.34 वोल्ट आया। अब देखो जब ये प्लस 0.3 वोल्ट तो आ गया है इनॉट सेल का। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि डेल्टा जी नॉट, क्या कौन सा फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा जी नॉट जो है मतलब गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है ये माइनस एन ई नॉट एफ। तो माइनस एन ई नॉट एफ, माइनस एन मतलब क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं 6, तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, 6 हो जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी तो ये हो जाएगा 0.34 इंटू एफ मतलब होगा आपका फराडेज कांस्टेंट। फराडेज कांस्टेंट जो है ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी 96500, और जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आंसर रहेगा आपका माइनस 196860 जूल पर मोल। जूल पर मोल इतना आपका आंसर रहेगा, या तो फिर आप इसको 196 माइनस 196.86 किलो जूल पर मोल में भी आंसर लिख सकते हैं। बेटा हमें याद रखने वाली चीजें ये है कि हम बहुत बार ये माइनस साइन जो है लिखना भूल जाते हैं। अगर आपने माइनस साइन लिखना आप अगर भूल गए हैं तो आपके लिए वो मार्क्स रिड्यूस करेगा, इवन कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वेशन में आपको माइनस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी निकल गई हमारी इसकी वैल्यू। अब हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास में log Kc का फॉर्मूला है, तो log Kc इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, n यहाँ पर होता है ई नॉट अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 0.0591, पूरी वैल्यूज पुट करो इसमें तो यहाँ 6 हो जाएगा, इंटू ई नॉट अभी अपन ने देखा है 0.34 डिवाइडेड बाय 0.0591। फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आपको एंटी लॉग की भी वैल्यू दी होनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ ताकि हमें जो है ये क्लैरिटी हो जाए। ओके, देखो अब इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल आता है 34.517। अब जो है हमारे पास में है ये log Kc इज इक्वल टू 34.517। अब आप इसका एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं। अगर Kc तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एंटी लॉग। अगेन न्यूमेरिकल्स में बोर्ड एग्जाम में आपको एंटी लॉग दिया होना चाहिए। अगर एंटी लॉग नहीं दिया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को इतना करके छोड़ दीजिए, बिकॉज एंटी लॉग मेमोराइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो डाउट ऑफ जो रहता है, हम कहेंगे कि कोई भी डाउट रहता है तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट मिलकर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज ये सब वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी रहेगी। और ये हुआ आपका आंसर। तो यहाँ पर हमने दो आंसर्स निकाले हैं। पहला जो आंसर निकाला है हमने वो है ये है गिब्स फ्री एनर्जी का आंसर निकाला, और दूसरा जो निकाला हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है आंसर निकाला। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंड पार्ट दिया है, इस सेकेंड पार्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, इस सेकेंड पार्ट का जो है आंसर आप आराम से निकाल सकते हो Fe और Ag प्लस का। सेम वे में करना है आपके लिए मैं यहाँ पर जरूर लिख देती हूँ कि इनॉट वैल्यू किसकी कितनी है, ताकि आप इसको सॉल्व कर सके। इनॉट वैल्यू फॉर Ag प्लस अपॉन Ag
इज इक्वल टू कितनी है ये 0.80 और अगर अब मैं देखूं इनॉट वैल्यू फॉर Fe3 पॉजिटिव टू Fe तो ये जो हो जाएगी ये है आपकी 0.77 तो ये आपकी इनॉट वैल्यू है। आप n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इजीली निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए बेटा और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। सिमिलर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो कि डिफरेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन ये कह रहा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल per liter methanoic acid is 46.1 Simon centimeter square mole inverse. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। हमें कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पर दी गई है। ये भी क्वेश्चन इसके पहले आप एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले हमें मोलार कंडक्टेंस दिया है यहाँ पे मिथेनोइक एसिड का, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में मोलार कंडक्टेंस ऑफ H+ आयंस की भी वैल्यू दी है, मोलार कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयंस की भी वैल्यू दी गई है। तो देखिए कितना होता है, इसकी वैल्यू जो है वो है 349.6 प्लस इसकी वैल्यू जो है वो है 54.6। जब इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब हमारे पास में क्या बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए, हमसे बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा और अल्फा के लिए क्या होता है मोलार कंडक्टेंस और गिवन एट गिवन टेम्परेचर और दूसरा हो जाएगा मोलार कंडक्टेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सो गिवन कितना है, देखो गिवन जो दिया है हमें है 46.1 और अभी जो हमने स्टैंडर्ड निकाला है वो है 404.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आपका आएगा 0.114। तो ये हुआ आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमसे पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है दैट इज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर चलो जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज कैसे 0.025 इंटू यहाँ पर अल्फा कितना आया हमारा 0.114 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा कितना आया 0.114। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मतलब 0.025। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है न्यूमेरिकल्स को बिना सॉल्व करे ही छोड़ देते हैं। बेटा यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही है, उससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है बट आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। एक चीज मैं और आपको यह बताना चाहूंगी कि जब भी ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप इसको सॉल्व करें तो आफ्टर डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट लेकर ही सॉल्व करें और जब आप 2 डिजिट लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर निकालने में आसानी होगी और इजीली कम ड्यूरेशन में ही आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो ये हुआ इसका आंसर। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कैलकुलेट करने के लिए। हमें क्वेश्चन में जो बोला गया था, देखो ध्यान से, हमसे बोला गया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमने यहाँ पर देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड हमसे बोला था डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमने यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया। जब आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा तो आपको मार्क्स मिलने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जो है जब भी बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो आपको बोला जाता है कि स्टेप वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टेप वाइज मार्किंग करनी है। मार्किंग हम आपको मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर देखो इस जो क्वेश्चन है आपने यहाँ क्वेश्चन
फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के आपको मार्क्स मिल जाएंगे 1 मार्क। आपने फाइनली आंसर लिखा विथ यूनिट तो यहाँ पर हाफ मार्क हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर भी फॉर्मूला है तो ये 1 हो गया, ये लिखा तो ये 1.5 हो गया। टोटल मिलाकर आपके पास में हो गए आपके पूरे टोटल 3 मार्क्स। जब भी कोई 2 सब पार्ट होते हैं तो जनरली वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये? चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अभी जो है मैंने इसके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो इसके पहले पूछे गए और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें हम लेने वाले हैं सिर्फ 2 और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हमारे काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये जो क्वेश्चन है वो है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow through the wire? ये फैराडेज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो, अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि ये क्वेश्चन शायद डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर भी फैराडेज लॉ से रिलेटेड क्लैरिटी ना होने की वजह से इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू आई इंटू टी। Q मतलब क्या हुआ, चार्ज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5। कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स मतलब 60 इंटू 60 कर दिया मैंने, तो कितना हो गया, 36 हो गया है। और यहाँ पे देखो, अच्छा 2 आवर्स है ना, इसलिए मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली जब आप इसका आंसर निकालोगे तब यहाँ पर आंसर जो आएगा वो 3600 आ जाएगा। ठीक है, और जो है इसमें जो है कुलम्स है ये। नेक्स्ट, अब आपको देखना है कि जो हमारा 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम्स जो होता है, ये चार्ज होता है, इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ये। तो हम ये कहेंगे हेंस 3600 कुलम्स इज द चार्ज, और हम कहेंगे 3600 कुलम चार्ज विल बी, 3600 कुलम्स चार्ज विल बी ऑन, कितना हो जाएगा ये, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3600। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, तब आपके पास में आंसर आता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2.25 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी न्यूमेरिकल्स में बेटा कैलकुलेशन पोर्शन है, और जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है तो आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और ये हमारा आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी के बाद में मैं, अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हो गए। आप नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे वो मैं केमिकल काइनेटिक्स डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक लगभग हम एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर्स ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। जो एक ऐसा सेल जिसमें रिएक्शन अकर होती है, उसका इनॉट सेल की वैल्यू हमें दी गई है, और हमसे पूछा है कैलकुलेट गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। इसमें भी आप देख सकते हो 2 चीजें हमसे पूछी गई है ना। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बारे में पूछा गया है। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। ये हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इन्वॉल्व है। Fe3 पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। उसके बाद में हम देखते हैं कि I निगेटिव जो है ये कन्वर्ट हो रहा है I2 में। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने इसको भी बैलेंस किया, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखोगे तो ये 2 है। क्वेश्चन में ई नॉट की वैल्यू दी गई है, यहीं पर दी है, कितनी है 0.236। फैराडेज की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेमोराइज करनी पड़ेगी 96500। ठीक है, तो इसको जो है आप सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तब आपके पास में, देखो मैंने बोला था कि माइनस साइन जो है वो हमें नहीं भूलना है। सो -45548
जूल पर मोल जो है इसका आंसर रहेगा, या फिर आप इसी का आंसर किलो जूल में भी शो कर सकते हैं, किलो जूल पर मोल। तो ये तो निकला है हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ये हो जाएगा log Kc इज इक्वल टू एन, यहाँ पर हम लिखेंगे एन ई नॉट एफ अपॉन, यहाँ पर आता है एन ई नॉट एफ, यहाँ पर आ जाएगा। और हम एफ की जगह हम डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ले लेते हैं इसका, और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में हम सीधे सीधे लिखेंगे एन ई नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 0.0591। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस। एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 2 इंटू ई नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 0.236 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 0.0591। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा log Kc इज इक्वल टू, log Kc इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको आंसर जो है ये जब ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तब वो आता है अप्रोक्सीमेटली आंसर log Kc इज इक्वल टू 7.99, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 8 भी कंसिडर कर सकते हो। फिर अगर मुझे Kc की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एंटी लॉग जो है पता होना चाहिए 8 का एंटी लॉग कितना होता है। ठीक है, क्योंकि 8.00 रहेगा ये, तो इसका एंटी लॉग निकालते। अगर एंटी लॉग आपके क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखिए, नहीं तो इसका आंसर जो होगा डायरेक्टली 10 टू द पावर 8। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी गई थी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल दी। उसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमने यहाँ पर निकाल दिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में कितने पार्ट्स में पूछा गया है, क्योंकि जो मार्किंग जो होगी उसकी उसी